हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने यूनिट नंबर 2 को। यूनिट 2 में हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 प्लेस और सप्लाई का। आप मुझे कहोगे मैम यूनिट 2 कितनी बड़ी है, खत्म ही नहीं हो रही। अरे बेटा, यूनिट 2 आती भी तो आपकी 27 मार्क्स की है, 27 नंबर की यूनिट है, तो थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो अब जो मेरे चैप्टर का नाम है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैम वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, पढ़ ही क्यों रहे हैं, इस चैप्टर का रेलेवेंस क्या है। तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर बेटा हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो सप्लाई हो रही है, चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो चाहे वो सप्लाई सर्विस की हो, उसकी प्लेस क्या है, वो कहाँ से हो रही है। वट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं कहूँ कि अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ, सर्विस की सप्लाई कर रही हूँ, तो उसकी प्लेस क्या है, कहाँ से वो हो रही है, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर वन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि जो मेरी सप्लाई बनेगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी या फिर इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी। समझ रहे हो, पूरे चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के आंसर के पीछे भागना है कि जो मेरी सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा जीएसटी चार्ज होगा। इंट्रा है तो सी और एस और इंटर है तो आईजीएसटी। पर ये डिटरमाइन कर ही क्यों रहे हैं, आप मुझे कहोगे कि मैम इसके लिए छोटी सी बात के लिए पूरा चैप्टर ही बना दिया। ये तो मैं ऐसे ही बता दूं, अगर मेरे बॉर्डर सेम है, जो ट्रांजैक्शन है, जो सप्लायर और रिसिपेंट है वो सेम ही है, बॉर्डर सेम है, तो मैम इंट्रा है। अगर मेरे बॉर्डर चेंज हो गए तो इंटर है। इस छोटी सी बात के लिए पूरा एक चैप्टर बना दिया, उसका क्या रेलेवेंस है। तो अब आ जाओ इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, कहाँ रहती है, कोलकाता में। उसकी शादी थी, तो शादी के लिए वो क्या आई, दिल्ली के चांदनी चौक में आई शॉपिंग करने के लिए। ठीक है जी, अब उसने दिल्ली के चांदनी चौक से शॉपिंग करी और फिर अपना वो सामान उठा के कोलकाता ले गई। उसने कहा था भैया मैं तो करूँगी अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग, और गोवा के अंदर उसने वो जो कपड़े लेकर आई थी उनको कंज्यूम किया, यूज़ किया। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप मुझे ये बताओ कि किस स्टेट की गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, कोलकाता वाली को मिलेगा या गोवा वाली को मिलेगा या दिल्ली वाली को मिलेगा, इंट्रा स्टेट है इंटर स्टेट है, क्या है। कंफ्यूज हो गए। अब एग्जाम्पल 2 पे आओ। ठीक है जी, एक कंपनी है, एक रजिस्टर्ड पर्सन एक कंपनी है जिससे मैंने सोचा कि मैं कैमरा परचेज करती हूँ। किसने, XYZ लिमिटेड ने, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अभी जो जयपुर की कंपनी है उसने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया मुझे कैमरा की रिक्वायरमेंट है, मैंने रिक्वायरमेंट जयपुर की कंपनी को प्लेस करी, ये सप्लायर है ये रिसिपेंट है, पर मैंने कहा भैया मेरे यहाँ मत भिजवाना, मेरी एक ब्रांच है यूपी के अंदर, वहाँ पे इन कैमरा की फिटिंग करवा देना, वहाँ पे करवा देना। तो अब आप मुझे बताओ कि मैम जो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है, वो मैं दिल्ली मानूँ, वो मैं यूपी मानूँ, मैं क्या मानूँ, मेरी सप्लाई कहाँ की मानूँ। और उसी के हिसाब से मुझे ये बताओ कि किस स्टेट की गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, दिल्ली वाली को जीएसटी मिलेगा, यूपी वाली को मिलेगा, किसको मिलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहेंगे मैम इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी मिलता है, सी और एस में थोड़ी बाइफरकेट होता है। अरे भाई बुद्धू बच्चों, ये बताओ आईजीएसटी जो है सी और एस का कंसोलिडेशन है, मिला के मिलता है। आईजीएसटी गवर्नमेंट एक बार सेंट्रली कलेक्ट कर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार आईजीएसटी कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद जो स्टेट इन्वॉल्व होती है आधा हिस्सा खुद रख के जो स्टेट डेस्टिनेशन स्टेट होती है उसमें आधा बांट देती है। अब मेरा कमिंग टू द टॉपिक, मेरा ये कंसर्न है आपको ये अंडरस्टैंड कराना, ये रियलाइज कराना कि बहुत सारी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस होती है। अब जैसे मैं एक बात बताती हूँ, वही सेम कहानी, मैं एक शॉप पे गई, मैंने इस शॉप पे ले जाने के बाद मैंने कहा कि भैया मेरी बुआ है, वो कहाँ रहती है, मेरी बुआ रहती है हरियाणा के अंदर, उन्होंने ना दवाइयाँ मंगवाई है, तो वो दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती थी, दिल्ली की बस उसी शॉप पे मिलती है, तो मैंने उस शॉप से खरीदा। ठीक है, जो रिसिपिएंट है वो भी दिल्ली के अंदर है, जो सप्लायर है वो भी दिल्ली के अंदर है, पर जो वो कंज्यूम हो रहे हैं गुड्स वो हरियाणा में हो रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को इंटर मानोगे या इंट्रा मानोगे। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाओ इंट्रोडक्शन के ऊपर। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक तरीके का आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बेटा जो भी आपका टैक्स कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो गुड्स के ऊपर हो रहा है चाहे वो सर्विस के ऊपर हो रहा है, वो उनकी कंजम्पशन के ऊपर हो रहा है। जैसे गुड्स कंज्यूम होंगे तब जीएसटी लगेगा। गुड्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो हमें पता ही है मैम। प्री जीएसटी रिजाइन क्या था, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स लिया करते थे, गुड्स की सप्लाई पे भी टैक्स लिया करते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ जीएसटी, जब से जीएसटी आया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, तो जीएसटी कब लगेगा, जब गुड्स की सप्लाई होगी, मतलब जब गुड्स आपके कंज्यूम होंगे, ना कि जब प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंड करना कि मैम जब ये इंट्रा या इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, ये कैसे हो रही है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, जो गुड्स और सर्विस है वो सप्लाई हो रहा है, आर कंसीडर्ड टू बी सप्लाई,
कौन सी जगह से, फ्रॉम वेयर द गुड्स और सर्विस आर कंसिडर टू बी सप्लाइड, कहाँ से वो सप्लाई हो रही है, कहाँ उनकी सप्लाई हो रही है, वेयर द गुड्स और सर्विस आर टू बी सप्लाइड, गुड्स और सर्विस सप्लाई हो कहाँ रहे हैं, कौन सी स्टेट को उनका जीएसटी मिलने वाला है। ठीक है जी। तो देखो इसका ना दो मेन पैरामीटर्स होते हैं, आपको हर ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, सब बच्चों को पता होगा। दूसरा गेम चेंजिंग क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट ने डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई को बताया है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हर अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लर्न करना है, रिवाइज करना है, सो दैट आप करेक्ट तरीके से ये बता पाओ कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर है या फिर इंटर है। अगर जो सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दोनों सेम स्टेट में हो रही है तो इंट्रा है, अगर दोनों डिफरेंट स्टेट में हो रही है तो वो इंटर है। ये क्लियर हुआ। तो इस पूरे चैप्टर का जो कोर एरिया है, जो क्रक्स है, वो ये है कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से ही मैं ये डिटरमाइन करवा पाऊंगी कि मेरा CGST SGST लगेगा या फिर मेरा IGST लगेगा। ठीक है। The place of supply of a particular transaction coupled with the location of supplier, place of supply location of supplier के साथ मिलके determine करेगा the nature of tax to be paid, CS लगेगा या फिर I लगेगा by a taxpayer based on its nature of transaction। transaction के nature को check करो और फिर पता चलेगा कि वो सप्लाई किस टाइप की सप्लाई है, क्या वो इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर वो इंटरस्टेट सप्लाई है। समझ में आ गया। अब चलो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसके अंदर मुझे 5 सेक्शंस पढ़ने, कौन कौन से सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14। डन है जी। 5 सेक्शन पढ़ने। सेक्शन नंबर 10 देखो, आपको पता है सप्लाई जो होती है दो तरीके की होती है। सप्लाई किस किस तरीके की मैम, एक होती है मेरी सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरी होती है मेरी सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये भी दो तरीके से हो सकती है। सप्लाई ऑफ गुड्स जो डोमेस्टिकली हो रहा हो, मतलब इंडिया के इंडिया में हो रहा हो। सप्लाई ऑफ गुड्स जो इंटरनेशनली चल रहा हो, मतलब जो सर्विस जो सप्लायर है वो इंडिया में हो, जो रिसिपेंट है वो इंडिया से बाहर हो। सिमिलरली सप्लाई ऑफ सर्विस डोमेस्टिकली भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो ये क्या, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। समझ में आ गया। तो पढ़ो सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन को हटा के जो गुड्स की सप्लाई हो रही है वो सारी सेक्शन 10 में आएगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन बोलेंगे, मैम सेक्शन 10 तो आपने कॉम्पोजिशन लेवाया पढ़ाया था, ये क्या सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। बेटा धोखा खा गए। देखो सेक्शन 10 जो ये है ये IGST एक्ट का सेक्शन 10 है, जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन लेवाया बताया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू लर्न। वो जो सेक्शन 10 था वो CGST एक्ट का सेक्शन 10 था। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 11 के अंदर मैं आपको बताऊंगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्टेड गुड्स। फिर सेक्शन 12 में मैं आपको बताऊंगी प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की, जहां पे सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर है, दैट इज डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 13 के अंदर मैं आपको बताऊंगी प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की, जहां पे जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है या फिर जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो इंडिया से बाहर है। ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 13, ये बेटा हल्के में मत लेना, ये आपका CA फाइनल का सेक्शन है जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में पढ़ना है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैम मेरे लिए तो बहुत इजी है, पीस ऑफ केक है, नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, कुछ कुछ चीज़ें एड ऑन है, एडिशनल है, जो कि मतलब एक CA इंटर वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ाई गई। ठीक है, तो भैया हमारा सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन है कि हमें सब कुछ पढ़ना है, तो उतनी मेहनत के साथ हम पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ हम करेंगे, ताकि हमारे बेस्ट ग्रेड्स हम सिक्योर करें। परफेक्ट। सेक्शन नंबर 14 बात करता है बेटा OIDA सर्विसेज की, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगा, बाय द सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं है, इसको बस एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, इस पर क्वेश्चन आना अनलाइकली है, रेयरली चांस, बट ये जो 4 सेक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करेंगे। अब इधर आ जाओ, की कंसेप्ट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। क्या मतलब होता है इस चीज़ का, जो मैम देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम पढ़ ही लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई तो पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना ही है। कहाँ पे, सेक्शन 10, 11, 12, 13 के अंदर यही चीज़ पढ़नी है। पर मैम एक चीज़ और थी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। देखो ना, एक चीज़ और थी लोकेशन ऑफ सप्लायर, वो क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। सप्लायर की लोकेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स है या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है। तो देखो लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन का मतलब होता है वो साइट, वो जगह, वो प्रेमाइस, वो जोग्राफिकल पॉइंट जहाँ पे सप्लायर अपने गुड्स रखता है। वो जो गुड्स है वो बेटा रेडी टू बी सप्लाइड है।
सप्लायर क्या होता है, जब भी जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो अपनी एक जगह बताता है जहाँ से बैठ के अपना सारा धंधा करेगा, बिजनेस एग्जीक्यूट करेगा। और वो जो प्लेस बताता है उसको हम कहते हैं जीएसटी के अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज पीपीओबी। भैया आज मैं अगर दिल्ली के अंदर बैठ के एफएमसी चला रही हूँ तो व्हेन आई गो फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगी एंड दैट आई विल डिस्क्लोज एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। अब अगर मैं वहाँ से मान लो ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं दे रही, मैं वहाँ पे गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ, दैट इज अगर मैं बुक्स की सप्लाई कर रही हूँ, मैं अगर सप्लाई कर रही होती अपने गुड्स को, दैट इज अगर बुक्स को सप्लाई कर रही होती, तो जिस लोकेशन से कर रही होती, जिस साइट प्रीमाइस से कर रही होती, जिसको मैंने एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया था, वो मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स कहलाती। जो सप्लायर की लोकेशन है जो कि गुड्स की सप्लाई करता है। The word location refers to the site or premise, the geographical point. Location of supplier of goods is the site, is the premise of the supplier. Supplier की वो जगह है जहाँ पे supplier situated है together with his goods. अपने goods के साथ जहाँ पे supplier है, जहाँ पे गुड्स उसके कंट्रोल के अंदर है, रेडी टू बी सप्लाइड है, रिसिपेंट आएगा या रिसिपेंट ऑर्डर देगा, उसको वो गुड्स सप्लाई हो जाएंगे, रेडी टू डिस्पैच है। दस इट इज़ यूजली द प्लेस, ये वो प्लेस होती है फ्रॉम वेयर द सप्लाई इज मेड, जहाँ से सप्लाई करी जाती है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपको एक प्लेस मेंशन होती है जिसको आप कहते हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो मेजरली केसेस के अंदर सप्लायर की लोकेशन मानी जाती है ऑफ गुड्स। अब दूसरा सवाल, मैम अगर वो गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहा, वो सर्विस की सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर की लोकेशन क्या मानी जाएगी? व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर हु इज सप्लाइंग सर्विसेज? तो ये बेटा डिपेंड करता है, 4 केसेस है, चारों में अलग अलग है। पहले केस में क्या है, सप्लायर सप्लाई कर रहा है उस जगह से जहाँ पे उसका बिजनेस है, जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रखा है। अगर मेरा बिजनेस दिल्ली के अंदर है, मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, जहाँ से वो अपना बिजनेस टेक प्लेस कर रहा है, द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल एक मुंबई की कंपनी है जो कि एक तरीके की कंसल्टिंग दे रही है, कंसल्टिंग फर्म है, किसको, अपने क्लाइंट जो कि उसका पूना के अंदर सिचुएटेड है। अभी मुंबई की कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। तो अब सप्लायर की लोकेशन क्या मानी जाएगी, सप्लायर की लोकेशन वो मानी जाएगी जहाँ से अपना बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहा है, वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस, सप्लाई मुंबई से हो रही है, फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन ऑब्टेन, जहाँ पे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो यही मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी। सेकेंड केस के अंदर, वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, मैम वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई के अंदर, पर मैं वहाँ से नहीं कर रही, मैं अपनी किसी और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से कर रही हूँ। मतलब मेरी एक और ब्रांच है दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाली ब्रांच में ना अच्छे सारे प्रोफेशनल है और अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। जो दूसरा पार्टनर है ना, एक पार्टनर मुंबई में बैठता है, ठीक है, जो ट्रेडमार्क की सर्विसेज देता है, कंसल्टेंसी की सर्विस देता है, एक पार्टनर दिल्ली के अंदर बैठता है, उसका और अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस केस के अंदर जो सर्विस मिल रही है वो दिल्ली से इस वाले क्लाइंट को मिल रही है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, जो उसकी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है, द लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जो कहीं और है। अब मैम कंसल्टेंसी फर्म इतनी बड़ी है जिसकी ब्रांचेस दिल्ली में भी है, जिसकी ब्रांचेस हैदराबाद में भी है, जिसकी ब्रांचेस कोलकाता में भी है, 3 जगह पे है। और तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर वो एस्टैब्लिशमेंट मानी जाएगी जो एस्टैब्लिशमेंट आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मान लो दिल्ली वाली ब्रांच जो है वो इसको दे रही है, या फिर कोलकाता वाली ब्रांच दे रही है, तो आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट है, पर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके साथ, वो मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी। फोर्थ केस के अंदर, अरे भाई मेरा कोई प्लेस ही नहीं है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं तो एक तरीके से फ्रीलांसिंग का काम कर रही हूँ, समझ रहे हो, तो मेरी यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर होते हैं जो कि कहते हैं हमसे वेबसाइट बनवा लो, ग्राफिक डिजाइनिंग करवा लो, कोई हमसे कैनवा का कोई पोस्टर वगैरह बनवा लो। तो अगर वो फ्रीलांसर है, उसकी कोई रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं, तो उस केस के अंदर व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहाँ पे फ्रीलांसर रहता है, जिस एरिया में रहता है। मैंने मुंबई वाले फ्रीलांसर को पकड़ा, मैंने राजस्थान वाले को पकड़ा, मैंने तमिलनाडु वाले को पकड़ा, तो जहाँ पे वो यूजुअल प्लेस में रहता है वो उसकी लोकेशन सप्लायर मानी जाएगी। समझ में आ गई चीज़, ये क्लियर है? मैम आप मेरे को ईजी वे बता दो रिमेंबर करने का, मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, अगर वहीं से ही दे रहा है तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगी वही लोकेशन सप्लायर मानी जाएगी जहाँ पे उसका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। मैम अगर वो रजिस्टर्ड प्लेस से नहीं दे रहा, अपनी कोई और ब्रांच से, कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से दे रहा है, तो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट उसकी लोकेशन सप्लायर मानी जाएगी। मैम एक फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, एक ब्रांच नहीं है, बड़ी बातचीत है, बहुत सारी ब्रांचेस है, मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट है, तो जो एस्टैब्लिशमेंट उससे डायरेक्टली रिलेट कर रही है, डायरेक्टली उसको काम दे रही है, जो सबसे ज़्यादा उससे रिलेट करती है,
वो लोकेशन सप्लायर मानी जाएगी। और मैम कोई काम नहीं है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप रहते हो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी। तो आपको समझ में आया कि वाई आई हैव टॉट यू दिस। हम लोकेशन ऑफ सप्लायर क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें दिक्कत ना हो। लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर एक बार क्लियर है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक बार क्लियर है, तो उसके बाद तो इंटर करना तो बच्चों वाला खेल है। ठीक है जी। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होती है सर्विस के केस के अंदर 4 तरीके से देखी जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से दे रहे हो तो रजिस्टर्ड प्लेस, अगर आप किसी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से दे रहे हो मतलब कोई ब्रांच से दे रहे हो तो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, अगर बहुत सारी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है तो जो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उससे, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, कोई सच प्लेस नहीं है आपकी रजिस्टर्ड, तो अपने घर से जहाँ पे आप रहते हो। अब ये जो मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा किसके अंदर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के अंदर। अगर मैं कहूँ कि जो रिसिपिएंट है जिसको सर्विस मिल रही है मुझे उसकी लोकेशन डिटरमाइन करनी है, तो वो कैसे निकलेगी। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लो एक सप्लायर है जो कि इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देता है मिस्टर अंबानी को, जो रिलायंस ग्रुप चला रहा है। अब अंबानी को क्या होता है, अंबानी क्या है, रिसिपिएंट है, ये क्या है, सप्लायर है। सर्विस कौन सी मिल रही है, इवेंट मैनेजमेंट की। अब वही उल्टा चीज़ कर दो मैम, अब मुझे नहीं पता अंबानी जो है कहाँ रहता है, मुंबई के अंदर। ठीक है जी, मुंबई के अंदर इसका इवेंट हो रहा है, वहीं पे ही वो रजिस्टर्ड है। अगर अपनी जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड प्लेस है वहीं पे ही सप्लाई ले रहा है तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे उसका बिजनेस है अगर वहीं पे इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ले रहा है तो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वही सेम केस। अब अंबानी ने कहा कि भैया मेरा तो प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर, मुझे तो वहाँ पे चाहिए, तो अगर उसको कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में चाहिए, अपनी दिल्ली वाले प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, दिल्ली वाली कोई ब्रांच पे चाहिए, तो वो उसकी रजिस्टर्ड प्लेस हो जाएगी। अब अंबानी की ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी जगह पे ब्रांचेस खुली हुई है, हर स्टेट के अंदर रिलायंस की ब्रांचेस हर स्टेट में खुली हुई है, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, कोलकाता हो, हर जगह खुली हुई है। उसने कहा था कि भैया मुझे एक काम करना, मुझे ना आप तमिलनाडु वाली ब्रांच में दो, तो तमिलनाडु वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, रिसिपिएंट की लोकेशन। अब ऐसा एक पर्सन जिसका कोई रजिस्टर्ड प्लेस ही नहीं है, तो जहाँ पे वो रहता है वो उसकी हो जाएगी। तो एक बार सप्लायर क्लियर है तो रिसिपिएंट में दिक्कत नहीं है। पढ़ लो इसको, वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे मेरा बिजनेस है। अगर एफएमसी का बिजनेस है, मैंने ऑर्डर कर दी कैमरा, मैंने ऑर्डर करे कैमरा, मैंने ऑर्डर करे आईपैड, तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा बिजनेस है वहाँ पे सप्लाई हो रही है उसी स्टेट के अंदर, तो वही मेरी लोकेशन रिसिपिएंट कहलाई जाएगी। वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली के अंदर पर यहाँ पे रिसीव नहीं हो रही, मेरी किसी और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में हो रही है, तो वो हो जाएगी द लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, वही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानी जाएगी। फिक्स एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जो कि आपकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जहाँ पे बिजनेस का मेन काम नहीं होता, विच इज कैटेगराइज बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सूटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। मतलब स्टाफ है, लोग है, जीती जाती जगह है, ऐसा नहीं कि कोई डमी एरिया है, लोग वहाँ पे काम करते हैं, पर मेरा फिक्स प्लेस नहीं है, मतलब एक तरीके से बिजनेस का रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है पर परमानेंट नेचर का है। ठीक है जी। उसके बाद अगर ज़्यादा ब्रांचेस है, वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, तो अगर एक से ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट पे वो सप्लाई रिसीव हो रही है, थोड़ी बहुत दिल्ली वाले में, थोड़ी बहुत तमिलनाडु वाली में, थोड़ी बहुत हरियाणा वाली में, तो लोकेशन उस एस्टैब्लिशमेंट की मानी जाएगी जो कि डायरेक्टली कंसर्न है, जिसको सबसे ज़्यादा मिली या जिसको सबसे डायरेक्टली जो कंसर्न है। अगर कोई रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। तो इसको इतना कंफ्यूजिंग करने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ 4 चीज़ें याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए और इसको याद रखने के लिए सिर्फ 4 वर्ड याद होने चाहिए मैम, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, जो एस्टैब्लिशमेंट आपकी मोस्टली रिलेट करती है या कंसर्न है, या फिर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये 4 वर्ड याद रहेंगे, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चलो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ सप्लाई। 2 तरीके की सप्लाई होती है। जोग्राफिकल बेसिस पे देखूँ तो सप्लाई 2 तरीके से हो सकती है, तो डोमेस्टिक इंडिया के इंडिया में, या फिर क्रॉस बॉर्डर चेंज हो रही है इंडिया के। ठीक है, ये जो है इसको स्टेट का बॉर्डर गलती से कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना, ये दैट इज इंडिया का बॉर्डर। पर्पस ऑफ रिसिपिएंट के हिसाब से चले तो B2B सप्लाई, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के साथ रजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई जो हो रही है, बिजनेस जो बिजनेस B2B, या फिर B2C सप्लाई जो सप्लाई हो रही है डायरेक्टली कस्टमर को हो रही है। ठीक है जी। और उसके बाद जोग्राफिकल बेसिस पर अगर मैं चेक करूँ तो डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, वही ऐसी सप्लायर ट्रांजेक्शन जहाँ पर जो सप्लायर है, रिसिपिएंट है, दोनों इंडिया में लोकेटेड है, जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, सर्विस सप्लाई हो रहे हैं विद इन इंडिया हो रही है। अगर मैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई की बात करूँ तो जो सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की, वो एक्सपोर्ट हो रही है या इम्पोर्ट हो रही है इंडिया से या इंडिया में।
ठीक है, इधर आ जाओ। अगर मैं बात करूँ पर्पस ऑफ रिसिपिएंट के साइड से देखूँ तो सप्लाई दो तरीके से होती है, B2B B2C। B2B का मतलब क्या होता है, आप इसको कह सकते हो B2B ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। दोनों पार्टी क्या रजिस्टर्ड है, दोनों पार्टी क्या बिजनेस का काम करती है। इन दिस टाइप ऑफ सप्लाई दोनों जो सप्लायर है रिसिपेंट है दोनों ही उनका बिजनेस है। इट मीन्स जो सप्लायर है द सप्लाईज आर यूज बाय द रिसिपेंट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो भी चीज़ है, जो भी जिस भी चीज़ की ट्रांजेक्शन हो रही है वो रिसिपेंट अपने बिजनेस में यूज़ करेगा। जो टैक्स पे कर रहा है रिसिपिएंट उसका वो ITC क्लेम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर रहा है सर्विस ऑफ अ केटरर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ देयर बिजनेस तो वो B2B सप्लाई होगी। पर वही अगर केटरिंग के जो सर्विसेज है वो मैं हायर कर रही हूँ अपने फ्रेंड की मैरिज के लिए या फिर मैं हायर करें अपने ब्रदर की मैरिज के लिए तो मेरी B2C हो जाएगी, उसका मुझे ITC भी नहीं मिलने वाला है। बिजनेस टू कंज्यूमर, इट इज कॉमनली एब्रीविएटेड एज B2C। अंडर दिस टाइप ऑफ सप्लाई जो रिसिपेंट है वही फाइनल कंज्यूमर है। इन अदर वर्ड जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में वो B2C है। अकॉर्डिंगली कोई मेरे को ITC नहीं मिलने वाला। मिसेस शर्मा हायर कर रहा है सर्विस केटरर की ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर। इस केस के अंदर जो रिसिपेंट है वही एंड यूजर है। कोई क्वेश्चन ITC मिलने का, जो GST आपने पे किया उसको वापस मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये सप्लाई B2C होती है। फटाफट से इसको पढ़ना, ये B2B है, ये B2C है। यहाँ पे दो पार्टी होती है, बिजनेस बिजनेस, दो पार्टी बिजनेस कंज्यूमर। ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। यहाँ पे हम ही एंड यूजर है रिसिपेंट। यहाँ पे ITC मिलेगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन इस बातचीत का नहीं होता।